पाकिस्तानी जनरलों के शर्मनाक किस्से। सुरा सुंदरी ने कैसे किया बेड़ा गर्क? जी हां, 1961 पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक अयूब खान ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर थे। उनके सम्मान में बकिंघमशायर में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। जानी मानी हस्तियां शिरकत के लिए पहुंची थी, लेकिन उस पार्टी में जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जश्न में अयूब खान ने जो किया उसे देखकर लोग हैरान थे। पार्टी में जो हुआ उसकी खबरें दुनिया भर के अखबारों में छपी। पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई। लेकिन हिमाकत देखिए कि पाकिस्तान की उसने माफी मांगना तो दूर, इंग्लैंड से ही अपना विरोध जता दिया। अयूब खान ने जो किया उस पर आज तक पाकिस्तान का वही स्टैंड है जो 1960 के दशक में था। कोई माफीनामा नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अपनी गलतियों से जो नहीं सीखते वो बार बार उन्हें दोहराते रहते हैं। जिन्ना के देश पाकिस्तान में भी यही होता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अयूब खान ने उस पार्टी में जो किया उससे जानने से पहले हिंदी पट्टी में कही जाने वाली एक बात जानते चलते हैं, क्योंकि इसका जानना समझना पाकिस्तानी जनरलों के चरित्र को जानने के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि जवानी, दौलत और पद तीनों में से एक ही इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है। और सोचिए अगर ये तीनों एक साथ किसी को मिल जाएं तो क्या हो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब इंसान के पास जवानी, पद और पैसा तीनों ताकतें एक साथ आती हैं तो चंद लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग एरोगेंट हो जाते हैं, जिसे लोग नॉर्मल मान लेते हैं। ऐसे शख्स को तबाह करने के लिए साजिश की जरूरत नहीं पड़ती। उसका अपना व्यवहार, उसकी अपनी करतूत ही उसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने के लिए काफी होता है। और आज बात पाकिस्तान के ऐसे ही कुछ जनरलों की करेंगे। हैरानी यह है कि सबकी गलतियां एक सी ही हैं, एक सी गलती सब करते आए हैं, लेकिन कोई किसी से सीखने को तैयार नहीं। न तब तैयार था न आज है। और यही वजह है कि अयूब खान ने आसिफ मुनीर तक 7 दशकों में पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री एथिक्स को तो छोड़िए, कई बार इंसानियत को भी तार तार कर दिया है। चलिए किस्सा शुरू करते हैं पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक अयूब खान से। उनके हुक्मरान बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने देश में पहला मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। बदले में अयूब खान ने क्या किया? इस्कंदर मिर्जा को गद्दी से हटाकर खुद ही राष्ट्रपति बन बैठे और मिर्जा साहब को देश निकाला दे दिया। लंदन भेज दिया गया उन्हें। यूं तो अयूब खान का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उस दौर के हिसाब से काफी मॉडर्न थे वो। लाइफस्टाइल, पहनावे, विदेशी हस्तियों के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें रंगीन मिजाज या थोड़ी सभ्य भाषा में कहें तो करिश्माई शख्सियत के रूप में देखा जाता था। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। कई लोग शराफत को नंगा होते देख लेते हैं, लेकिन जो नहीं देख पाते वो कुरेद कर देखने वालों से किस्सा पूछते देखे जाते हैं। और इन जनरलों के साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ इन जनरलों के साथ। जो इनके काले कारनामे से अनजान थे वो आज भी खोज कर उनकी करतूतें पढ़ते हैं। तो बात हो रही थी किसकी? अयूब खान की। वैसे तो उनका कई महिलाओं से अंतरंग संबंध थे, लेकिन ब्रिटिश मॉडल क्रिस्टिन कीलर के साथ अंतरंग संबंधों की खबरें खूब सुर्खियां बनी थी। 1963 में ब्रिटिश टैब्लॉयड न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने क्रिस्टिन कीलर और जनरल अयूब खान के अफेयर के बारे में खूब छापा था। किलर ने दावा किया था कि अयूब खान बकिंघमशायर में लॉर्ड एस्टोर के स्विमिंग पूल में उनके साथ बिना कपड़ों के दाखिल हो गए थे। टैब्लॉयड ने लिखा था कि राष्ट्रपति जब क्रिस्टिन कीलर से मिले तो उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए थे। दावा किया गया कि अयूब खान अपनी उम्र से बहुत छोटी लड़की मैडी डेविस के साथ भी स्विमिंग पूल में मौजूद थे। मैडी डेविस ब्रिटिश मॉडल और नाइट क्लब होस्टेस थी। खैर, क्रिस्टिन कीलर का नाम उस समय ब्रिटेन के युद्ध मंत्री जॉन फ्रोमोमो और एक सोवियत अधिकारी के साथ भी जुड़ा था। बकिंघमशायर में हुई पार्टी की खबरें सामने आईं तो दुनिया ने नए नवेले पाकिस्तान का एक अलग ही रूप देखा। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया कि अयूब खान की साफ सुथरी इमेज पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही थी। वैसे पब्लिक लाइफ में अयूब खान ने खुद को हमेशा एक रूढ़िवादी और अनुशासित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बीवी जैकलिन कैनेडी के साथ अयूब की नजदीकियां और दोस्ती भी काफी चर्चा में थी। कहा जाता है कि 1962 में जब जैकलिन कैनेडी पाकिस्तान दौरे पर पहुंची थी तो वे अयूब खान के अंदाज से खासी प्रभावित भी हुई।
एक मुलाकात के दौरान जब जैकलिन ने अयूब की करा खुली टोपी की तारीफ की तो उन्होंने आव देखा न ताव तुरंत अपनी टोपी उतारकर जैकलिन के सिर पर रख दी। सहजता गलत नहीं, सहजता बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठे शख्स से थोड़ी गरिमा की उम्मीद तो की ही जा सकती है। राष्ट्रपति रहते हुए अयूब देश विदेश के मेहमानों के लिए आलीशान पार्टियां और शिकार की महफिलें भी आयोजित करते थे। इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट में पढ़ाई की वजह से उन पर ब्रिटिश और वेस्टर्न लाइफस्टाइल का गहरा प्रभाव था, जिसके चलते वे मौलवियों और रूढ़वादियों के निशाने पर हमेशा से रहते थे। उन्हें काउंटर करने के लिए अयूब पाकिस्तानियों को बनाते थे कि उनका राज विकास का दशक है, उनका राज विकास का दशक है, ये बताते थे। लेकिन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की हुई करारी हार, करारी किरकिरी और देश में बढ़ती इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ने अयूब खान के दावों की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी देख रहे थे कि उनके मुल्क की ज्यादातर दौलत पर 22 अमीर परिवारों का कब्जा है, जबकि वे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अयूब खान के खिलाफ जब पाकिस्तानियों का गुस्सा बढ़ा तो उन्होंने सेना के कमांडर जनरल याह्या खान को सत्ता सौंप दी। लेकिन याह्या खान को सत्ता सौंपना कोढ़ में खोज साबित हुआ। हालांकि याह्या खान फारसी बोलने वाले पठान थे, पर वो बहुत अच्छी पंजाबी भी बोल लेते थे, हाजिर जवाब शख्स थे और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो गजब का था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, रेजर शार्प विट थी उनकी। पाकिस्तान एट द हेल्म लिखने वाले तिलक देवशेरे के मुताबिक याह्या खान बहुत रंगीले आदमी थे, बहुत रंगीले आदमी थे। उनको शराब पीने का बड़ा शौक था। अधिक से अधिक शराब पीने से जो बुराई किसी शख्स में आ सकती है वो सब उनमें मौजूद थी। याह्या शराब पीने के लिए इतने बदनाम थे कि सैनिक कमांडर्स को निर्देश दिए गए थे कि वो उनके ऐसे किसी वर्बल ऑर्डर को न माने जो रात के 10 बजे के बाद दिए गए हों। जरा सोचिए, मिलिट्री चेन ऑफ कमांड में प्रेसिडेंट हुक्म दे रहा हो और सेना के सीनियर अफसर कह रहे हो कि हुक्म मत मानना क्योंकि पता नहीं किस हालत में प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया है। ऐसे जनरल के राज में जो ना हो कम है, जो ना हो वो कम है। वैसे तो जंग में हार की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन 1971 की जंग में पाकिस्तान की करारी शिकस्त की एक वजह याह्या खान की रंगीन मिजाजी भी मानी जाती है। 1971 की जंग का एक मशहूर किस्सा सुनाते हैं आपको। 1971 में पाकिस्तान के हिस्टोरिकल सरेंडर से कुछ दिन पहले की बात है। 1 मिनट जो हिस्टोरिकल सरेंडर को कोई नहीं जानते, समझिए, जो लोग हिस्टोरिकल सरेंडर को नहीं जानते उन्हें हम बताते चलें कि 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए थे और इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। तो सरेंडर से पहले याह्या खान ने पेशावर में बने अपने एक नए घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी दी। पार्टी में बुलाए गए मेहमानों में से एक थी मिसेस शमीम, जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था। पार्टी को जानने से पहले मिसेस शमीम को जान लीजिए। शमीम को उनकी सुंदरता और अच्छी अंग्रेजी की वजह से जाना जाता था। वैसे शमीम एक पुलिस अधिकारी की पत्नी थी, लेकिन याह्या खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी, जिसके बारे में तमाम तरह की बातें भी कही जाती थी और आज भी कही जाती हैं। बाद में याह्या खान ने शमीम को ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर भी बना दिया था। खैर, जैसे जैसे पार्टी परवान चढ़ती गई, लोगों ने शराब के नशे में अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा आया जब सभी लोग बिना कपड़ों के थे, सिवाय याह्या के सैनिक सचिव के। याह्या खान को लेडीज मैन कहा जाता था। वैसे तो कई महिलाओं के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, लेकिन उनकी सबसे नज़दीक दोस्त थी अकलीम अख्तर। अकलीम अख्तर जो जनरल रानी के नाम से भी मशहूर थी। 1960 से 1970 के दशक में अकलीम अख्तर जनरल याह्या खान की सबसे करीबी रही थी। कहा जाता है कि याह्या खान इन पर इतना फिदा थे कि 1971 की जंग में भी उनका ध्यान नहीं हट सका। अकलीम अख्तर के आगे बड़े बड़े फौजी अफसर गूंगे बन जाते थे। नजरें मिलते ही लोग खड़े होकर अदब से सलाम पेश करने लगते थे। जनरल रानी का पाकिस्तान की सरकार और सेना में सीधा दखल था। कहा जाता था कि अकलीम अख्तर का रुतबा इतना ज़्यादा था कि सरकारी अफसर, पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने काम, तबादले और प्रमोशन के लिए याह्या खान के पास जाने के बदले जनरल रानी के दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि अकलीम अख्तर याह्या खान, पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और मुस्तफ़ा खार के लिए न सिर्फ लड़कियों की डांस पार्टी आयोजित कराते थे, बल्कि उन लड़कियों तक भी पहुंचाती थीं जो इसके लिए रजामंद हो। शमीम की तरह अकलीम अख्तर भी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी थी, लेकिन बाद में पति से अलग हो गई थी वो। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि याह्या की कमजोरियां यानी शराब, औरतें और जुआ अकलीम ही संभालती थी।
अकलीम और याह्या खान का एक और किस्सा भी खूब मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार याह्या रात 2 बजे परेशान होकर अकलीम के पास आए। याह्या को नूरजहां का गाना सुनना था। अकलीम ने तुरंत लाहौर की फ्लाइट बुक कराई और सुबह तक रिकॉर्डिंग करवा दी। उसी दिन अकलीम ने याह्या के दिल में घर बना लिया। 1977 में लाहौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकलीम ने दावा किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो सियासी दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए उनसे मदद मांगते थे। पाकिस्तानी तानाशाह याह्या खान ने और याह्या खान से पाकिस्तान की मल्लिकाए तरन्नुम कही जाने वाली नूरजहां की आशिकी का किस्सा भी खूब चर्चाओं का विषय रहा है, खूब चर्चित रहा है। अखबारों के मुताबिक नूरजहां को याह्या नूरी कहकर पुकारते थे। बदले में वो भी याह्या को सरकार कहकर बुलाती थी। दोनों की अंतरंगता का एक किस्सा अक्सर दोहराया जाता है। एक बार की बात है, नूरजहां लंदन से लाहौर की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में उन्हें कराची रुकना पड़ा। जैसे ही इस बात की भनक कराची रेडियो स्टेशन को लगी, उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजकर नूरजहां से 3 गाने गवा लिए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको परेशान करके रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नूरजहां ने रेडियो स्टेशन के अफसरों से कहा कि वो उनकी बात याह्या खान से कराएं। नूरजहां की जुबान से निकली बात से रेडियो स्टेशन में सन्नाटा पसर गया। लोग चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे वे देश के सबसे बड़े हुक्मरान से नूरजहां की बात करा दें। वक्त निकलता जा रहा था। नूरजहां ने खुद ही उस रेडियो स्टेशन से पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याह्या खान को फोन लगा दिया और कहा कि मैंने यहाँ 3 गाने रिकॉर्ड किए हैं, आप रात 8 बजे सुन लेना। ये घटना नूरजहां और याह्या खान के रिश्ते की गहराई बताने के लिए काफी है। एक और किस्सा भी बड़ा है और ये बड़ा सुनने लायक भी है। एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी, क्योंकि याह्या खान अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उनकी नज़दीकी दोस्त थी जनरल रानी, उनको मनाया गया कि वो उनके बेडरूम में जाकर उन्हें बाहर लाएं। जब वो अंदर घुसी तो उन्होंने याह्या को अपने बिस्तर पर पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ पाया। 71 की जंग में हुई हार के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति हुमदूर रहमान के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। जब याह्या आयोग के सामने पेश हुए तो उनसे महिलाओं के साथ उनके अंतरंग संबंधों के बारे में पूछा गया। तो इस पर याह्या खान ने जो जवाब दिया उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की ताकत समझी जा सकती है। याह्या ने कहा था कि उन्होंने उनमें से किसी और औरत को नहीं बुलाया, बल्कि उनके पति ही उन्हें उनके पास लाए थे। मतलब खुद उन्होंने किसी औरत को नहीं बुलाया था, उनके पति ही उनके पास लेकर आए थे अपनी पत्नियों को। उन्होंने आयोग से पूछा था कि इसमें भला उनकी क्या गलती है। 71 की जंग में हार के बाद राष्ट्रपति जनरल याह्या खान को राष्ट्र के नाम एक भाषण देना था, लेकिन अत्यधिक नशे की वजह से उनका भाषण रद्द करना पड़ा। याह्या खान के बाद जनरल टिक्का खान का जिक्र जरूरी है। मार्च 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में अलग राष्ट्र की मांग हुई और मांग तेज होती गई तो उसे दबाने के लिए टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत की। उनके आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय और पुराने ढाका में मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। कहा जाता है कि एक ही रात में लगभग 7,000 लोगों की मौत हुई थी। 7,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। टिक्का खान के फौजियों ने जिस तरह महिलाओं को निशाना बनाया उसके बारे में पढ़कर रूह कांप जाती है। ढाका के लिबरेशन वॉर म्यूजियम के मुताबिक इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं का रेप किया था। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी कितने अय्याश होते हैं, इसका खुलासा खुद वहां एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया। उनकी माने तो सेना के टॉप ऑफिसर्स नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाते हैं। 2023 में पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसर, जिनमें जनरल बाजवा और आईएसए के पूर्व जनरल फैज हमीद शामिल हैं, पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स का इस्तेमाल देश के राजनेताओं को हनी ट्रैप करने के लिए और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के लिए करते थे। पूर्व सैनिक के मुताबिक बाजवा और फैज अभिनेत्रियों को खुफिया एजेंसी के मुख्यालय या सेफ हाउस में बुलाते और उनके साथ रिलेशन बनाते थे। इन सनसनीखेज दावों के बाद पाकिस्तान के फिल्म और टीवी जगत में भारी आक्रोश फैल गया। आरोपों की चपेट में आई एक्ट्रेसेस कुबरा खान, सजल अली और महविश हयात ने इन दावों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया बल्कि चरित्र हनन को लेकर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। खोजी वेबसाइट द फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 के बीच बाजवा के परिवार की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी देखी गई। पाकिस्तान में कई दूसरे जनरलों की तरह बाजवा के दोनों बेटे भी अमेरिका में सेटल हैं। दोनों के पास दोहरी नागरिकता है। पाकिस्तानी पत्रकार सबीना कयानी ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बीच अवैध संबंधों को लेकर जो टिप्पणी की थी वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। हालांकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसे आसिम मुनीर की छवि खराब करने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश करार दिया गया था।
पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर और सैन्य अधिकारियों के करीबी रहे गुलाम मुस्तफ़ा खार के जीवन पर उनकी पूर्व पत्नी तहमीना दुर्रानी ने आत्मकथा लिखी, माई फ्यूडल लॉर्ड। तहमीना ने यह किताब 1951 में लिखी थी और इस किताब को पढ़ने पर एक और तो शादी के बाद एक औरत के साथ हो रहे जुल्म को रीडर महसूस कर रहा था, दूसरी ओर पाकिस्तान की राजनीति में जो उथल पुथल है वो भी करीब से देखता समझता है। किताब में तहमीना ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कई गंभीर खुलासे किए थे, जिससे कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई थी। किताब में तहमीना ने अपने शौहर मुस्तफ़ा खार के अपनी छोटी बहन अदीला के साथ नाजायज संबंध का जिक्र किया है। किताब ने पाकिस्तानी उच्च वर्ग और सत्ता के गलियारों में महिलाओं के शोषण और अनैतिक संबंधों की कड़वी सच्चाई उजागर की है। पाकिस्तानी जनरलों के संबंध सिर्फ अनैतिक निजी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और बेहिसाब संपत्ति पाने से भी जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए फौजी शासन सबसे बुरा दौर माना जाता है। उस दौर में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, सत्ता पर काबिज लोग निरंकुश होते हैं और पूरा देश मार्शल लॉ में सांस लेता और सिसकता महसूस होता है। लेकिन असल सवाल यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा कहाँ है। दुनिया जानती है कि वहाँ की सत्ता पर वही काबिज होता है जिसके माथे पर फौज का हाथ हो। चूंकि भारत और पाकिस्तान की जड़ें एक ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें एक ही स्थान से निकले कपड़े कहा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी कमजोर कैसे हो गई हैं? इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।